बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का अपना टॉपिक, चैप्टर नंबर 6 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बाय जैक आर मेरेडिथ। लास्ट लेक्चर में हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की बात की और हमने स्टेप्स टू क्रिएट अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी देखे। इसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज एस्पेक्ट इन अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर किस तरह से आता है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बेसिकली it is useful to create a table that shows staff need to execute work breakdown structure। जैसे अब हमने WBS जो भी क्रिएट किया था उसके हमने टास्क बनाए थे और टास्क के लिए हमने फिर टाइमिंग का एस्पेक्ट भी देखा था और फिर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी का एस्पेक्ट भी देखा था कि कौन रिस्पॉन्सिबल है उस टास्क के लिए। सो ह्यूमन एस्पेक्ट को भी हम इसी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में इसी तरह से एक टेबल की शेप में क्रिएट करते हैं कि वो जो शो कर रहा होता है कि वो कौन सा स्टाफ है जो कि हमें चाहिए है इस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को परफॉर्म करने के लिए। उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दिस WBS, हम एक चार्ट बनाते हैं दैट इज़ टर्म्ड एज OBS, दैट इज़ नेम्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जैसे हमने कहा था, जो लास्ट चैप्टर हमने रीड आउट किया था और आप उस चैप्टर में वर्क की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चरल चॉइसेस को भी देख सकते हैं, जिसमें हम किसी भी प्रोजेक्ट को विद इन फंक्शनल एरिया परफॉर्म करते हैं, प्योर प्रोजेक्ट की सूरत में परफॉर्म करते हैं या मैट्रिक्स की सूरत में या हाइब्रिड की सूरत में परफॉर्म कर सकते हैं। सो यू कैन सी द लेक्चर फॉर फर्दर डिटेल। यहाँ पर हम उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। सो हम ये जो OBS बना रहे हैं वो क्या बताता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा उस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के एलिमेंट। जैसे फॉर इंस्टेंस हमने जो लास्ट एग्जांपल देखी थी उसमें A था, B, C और D और E एलिमेंट्स थे, या उसको हमने 1, 2, 3, 4 और 5 भी कहा था। फिर 1A, 1B, 1C, 1D था। तो हमने ये डिसाइड करना है कि कौन सा जो एलिमेंट है वो कौन सा यूनिट परफॉर्म कर रहा है। अगर कहीं पे कोई चेंज आती है इन द स्कोप तो वो कौन सा शख्स है या वो कौन सा यूनिट है जो कि बेसिकली इस चेंज को अप्रूव करेगा। देन हु मस्ट बी नोटिफाइड ऑफ प्रोग्रेस। प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी हमारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं उसकी एक रिपोर्ट डेवलप होती है जो कि टाइम टू टाइम, ये वीकली भी हो सकती है, डेली रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, मंथली रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, इवेंट रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं जो किसी स्पेसिफिक इवेंट के कंप्लीशन के ऊपर बन रही होती हैं। तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हु मस्ट बी नोटिफाइड ऑफ द प्रोग्रेस। ठीक है, देन हमारे पास आता है कि और हाँ, ये चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि जो WBS एंड OBS हैं वो आइडेंटिकल नहीं भी हो सकते, बिकॉज बोथ आर द डिफरेंट। ये ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच है टूवर्ड्स मैनेजिंग द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर टास्क्स, सो ये डिफर कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स एक हम बनाते हैं, इसको RACI मैट्रिक्स भी कहा जाता है। RACI इज एन एब्रीवेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल, then who is accountable, who needs to be consulted and who need to be informed। so ये हमारा RACI मैट्रिक्स बन गया जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको जनरल सेंस में अगर हम बोलें तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स के नाम से भी बुलाया जाता है। और एक लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट बनता है या एक असाइनमेंट मैट्रिक्स बनता है जिसमें हम इन असाइनमेंट्स को, एक्टिविटीज़ को रिलेट कर रहे होते हैं विद द ह्यूमन रिसोर्स। इट शोज अ क्रिटिकल इंटरफेस, कीप ट्रैक ऑफ हु मस्ट अप्रूव एंड हु मस्ट बी नोटिफाइड। बेसिकली अगर आप कहें तो ये एलिमेंट 4 के 4 उसको कवर कर रहा है कि कौन शख्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा, या शख्स हो सकता है, एम्प्लॉई, या फिर यूनिट हो सकता है। हु इज़ हेल्ड फॉर अकाउंटेबल, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। अगर स्कोप चेंजेस आती हैं तो किसको कंसल्ट करना है। अगर हमने इसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है तो हु नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड। तो कीप ट्रैक ऑफ हु मस्ट अप्रूव एंड हु मस्ट बी नोटिफाइड, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको कवर होती हुई दिखाई देते हैं। सैम्पल है RACI मैट्रिक्स का। RACI जैसे हमने पहले बात की, रिस्पॉन्सिबल, कंसल्ट, इन्फॉर्म एंड अकाउंटेबल, यही 4 एलिमेंट आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। जैसे ये प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ थी, डिटरमाइन नीड, सॉलिसिट कोटेशंस, राइट
अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट एट्सेट्रा, जो भी आगे फर्दर चलता जाता है। टास्क क्या है जी, A1, A2, B1, C1, C2, C3 एंड सो ऑन। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, AIC, ये आइडेंटिफिकेशन है, हमारे पास कोड है। कॉन्टैक्ट एडमिन AIRCI। प्रोजेक्ट इंजीनियर्स जिनसे हैं उनकी कोडिंग आपको यहाँ पर चलेगी। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, इंडस्ट्रियल इंजीनियर जो इस काम के ऊपर हैं वो ये हैं। फील्ड ऑपरेशंस में फील्ड मैनेजर C और I हैं। देखें अब हमने क्या किया कि हमने एक कंप्लीट RCIA मॉडल बना दिया, मैट्रिक्स बना दिया, जिसमें तमाम एक्टिविटीज़ का हमारे पास लॉग मौजूद है। कौन कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल। कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे पास आगे कंसल्टेशन, ठीक है, और एज सच रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे पास आ गई कि ये कंप्लीट हमारे पास जो एक चार्ट है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट कहला रहा है, ठीक है, जिसमें हमने तमाम एस्पेक्ट ऑफ RCI एंड A को एड्रेस करने की कोशिश की है। नेक्स्ट चलते हैं जी, इंटरफेस कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। इंटीग्रेशन मैनेजमेंट हम किसको कहते हैं कि इंटीग्रेट करना, मिला देना। इंटीग्रेशन मैनेजमेंट डील्स विद द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट के जो उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं। चले हम इसको ब्रॉडर सेंस में देखते हैं कि वहाँ पे HR के एस्पेक्ट्स आते हैं, एडमिन के एस्पेक्ट्स आते हैं। चलें जी, और कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, मार्केटिंग के लोग इन्वॉल्व हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में लोग इन्वॉल्व हैं। तो इन तमाम को इकट्ठा कर लेना, ये इंटीग्रेशन मैनेजमेंट कहलाती है कि हमने इन तमाम एस्पेक्ट्स को कैसे गैदर करना है। सो मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ कोऑर्डिनेशन और प्रोजेक्ट्स टिपिकली ड्रॉ फ्रॉम मेनी पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज आउटसाइडर्स। ये देखिए, ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो गए और इवन हम कंसल्टेंट्स को ले रहे हैं जो कि बाहर से काम कर रहे हैं। सो इन तमाम को कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी है और RACI मैट्रिक्स हेल्प करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अकम्प्लिश करने में कि हम किस तरह से इंटरफेस कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। सो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग द वर्क एंड टाइमिंग्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। इंटरफेस कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग दिस वर्क अक्रॉस मल्टीपल ग्रुप्स। ग्रुप A, B, C, D, जैसे अभी हम अगर इसको हल्का सा वापस आपको लेके जाता हूँ तो ये हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज थे। जब तक हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हो पाता। सो यहाँ पर आपको इस फैक्टर में इंटरफेस कोऑर्डिनेशन नज़र आ रही है, मैनेजिंग दिस वर्क अक्रॉस मल्टीपल ग्रुप्स। और मल्टीडिसिप्लिनरी टीम्स कौन सी होती हैं, जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन से रिलेट कर रही हैं। जैसे अभी हमने HR, मार्केटिंग, फाइनेंस और इस तरह की बात की, इंजीनियरिंग की टीम्स आ गई। इस सब को अगर हम अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए, जिसको हमने लास्ट लेक्चर्स में पहले एड्रेस भी किया है कि हम किस तरह से प्रोजेक्ट के लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। एक और तरीकाकार है कि हम मैनेजिंग कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स की बाय फेजेस एंड फेज गेट्स। ब्रेक ऑब्जेक्टिव्स इनटू शॉर्टर टर्म ऑब्जेक्टिव्स। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग अ प्रोजेक्ट अप इनटू अ कंपोनेंट्स फेजेस। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं ये एक प्रोजेक्ट बना देता हूँ, तो ये इनिशिएशन, ये स्टार्ट है इनिशिएशन का, फिर ग्रोथ है प्रोजेक्ट की, मैच्योरिटी आ जाती है, डिक्लाइन आ जाती है और ये कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट आ गया। तो ये हमने क्या किया, 1, 2, 3, 4 और ये 5 फेजेस बना दिए। सो हम फोकस करते हैं मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स बाय फेजेस एंड फेज गेट्स में कि फोकस करें स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म आउटपुट्स के ऊपर, और इसमें लॉट्स ऑफ फीडबैक required है between the each discipline who is responsible in phase 1 or phase 2 and then phase 3 or phase 4. So this is how we can proceed. अब हमारे पास एक तरह से प्रोजेक्ट प्लान कंप्लीट हो जाता है। अब उस प्रोजेक्ट प्लान में हमने इंक्लूड क्या करना है, दैट इज़ प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। सो अभी देखते हैं रिस्क क्या होता है। रिस्क हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग जो है वो वेरी कर सकती है इनटू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। किसी में रिस्क ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। अभी हमने ये देखने कि प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से अप्लाई की जाती है। पहली चीज़ तो ये प्रोजेक्ट रिस्की होते हैं और अनसर्टेनिटी उसमें हाई होती है। हमने इनिशियल लेक्चर्स में ये भी देखा था कि प्रोजेक्ट की डिफरेंट फेजेस जो हैं उसके लाइफ साइकिल की, उसमें रिस्क
की एक्सेप्टेबिलिटी भी डिफ़र करती है। जैसे रिस्क एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ज़्यादा होता है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीशन की फेजेस में जाते हैं तो रिस्क कम हो जाता है, और फिर प्रोजेक्ट टाइप पे ये चीज़ें वेरी भी कर सकती हैं। सो प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट बी गुड इनफ टू मैनेज द रिस्क। और जब हम मैनेज कर रहे हैं रिस्क को तो दिस कॉन्सेप्ट इज टर्म्ड एज प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। और देखें वही बात जो हमें वो दोहराई जा रही है कि प्रोजेक्ट वेरीज वाइडली बिटवीन प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कह रहा हूँ, रिस्क वेरीज वाइडली बिटवीन प्रोजेक्ट। सो हमें एक जैसा रिस्क नहीं नज़र आता तमाम प्रोजेक्ट्स में, और इसके साथ साथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज़ होती हैं, तो रिस्क वेरी करता है वाइडली बिटवीन इवन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। सो हमें क्या करने की कोशिश करना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट शुड बी बिल्ट ऑन द रिजल्ट ऑफ प्रायर प्रोजेक्ट। इसको हम कहते हैं एक्सपीरियंस इफेक्ट। हम अपने प्रोजेक्ट्स जो हमने पहले परफॉर्म किए हैं, फिर उसमें हम सिमिलैरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट को देखते हैं कि कितने प्रोजेक्ट सिमिलर है, और फिर उसकी बेस के ऊपर प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू अप्लाई द रिस्क मैनेजमेंट। और इंक्रीज इंटरेस्ट इन रिस्क मैनेजमेंट हैज़ बिन सीन इन टाइम्स वाइल मैनेजिंग दिस प्रोजेक्ट। और सब प्रोसेसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट हमें क्या नज़र आते हैं कि जी हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है जी रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग में। इसके एलिमेंट्स डिफरेंट बनते हैं कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना कि किस किस्म के रिस्क हो सकते हैं। जैसे उसने कहा क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस होता है और क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस होता है। देन हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिस्क्स और क्वांटिटेटिव रिस्क को आइडेंटिफाई किया, फिर उस रिस्क का रिस्पॉन्स प्लान क्या बनेगा कि इफ़ दिस रिस्क जो है वो आपको एक्सीड करता हुआ नज़र आता है तो हम उस रिस्क के ऊपर रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। रिस्क को कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है, और दिस इज़ वेयर वी क्रिएट रजिस्टर ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। उसको हमने रिस्क मैनेजमेंट रजिस्टर के नाम से बना दिया। प्लानिंग को देख लेते हैं, रिस्क के हवाले से क्या हो सकती है। रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग करते वक्त वी नीड टू नो द रिस्क इन्वॉल्व बिफोर सेलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट। ये इनिशियल फेजेस के ऊपर हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हमने कहा था कि इनिशियल मीटिंग में रिस्क प्लानिंग की जाती है। रिस्क मैनेजमेंट प्लान मस्ट बी कैरिड आउट बिफोर द प्रोजेक्ट कैन बी फॉर्मली सिलेक्टेड। और इवन रिस्क ऐसा एलिमेंट है जिसकी बेस के ऊपर कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम डिनाई भी कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट माइट नॉट बी सिलेक्टेड टू बी परफॉर्म्ड। At first, focus in on externalities, track and estimate project survival. जो हमारे पास विजिबल एस्पेक्ट्स होते हैं उसको सबसे पहले असेस किया जाता है, ट्रैक किया जाता है और एस्टिमेट किया जाता है कि प्रोजेक्ट के सर्वाइव करने के चांसेस उस रिस्क में कितने बनते हैं। और प्रोजेक्ट रिस्क की शेप अप हम क्रिएट करते हैं वो ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज करते हैं। और इसको कौन कर रहा होता है? यूजुअली द प्रोजेक्ट ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग। रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि थ्रेट्स के तौर पे आती हैं और कुछ चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ में आती हैं। रिस्क अगर हमारे पास है तो हमारे पास जो थ्रेट्स क्रिएट होते हैं रिस्क की कोशिश पे हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? आइदर टू अवॉइड दोज और ट्रांसफ़र द रिस्क, उसको रिड्यूस मिटिगेट कर किया जा सकता है, और एक्सेप्ट द रिस्क एंड प्रोसीड। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो दिस डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन और उसकी कैपेबिलिटी, उसके रिसोर्सेज, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है, ये तमाम चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं इनटू द रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग। सो इस लेक्चर में हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के उसको देखा और उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया इनटू द शेप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कि हम किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के साथ। ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स हमने बनाना सीखा, एंड देन इन द एंड वी हैव seen the integration management, and then we have gone for the project risk management approach. So that's all for this lecture. Or if you still have any question or queries, you can ask in the comment section and definitely we would love to answer those questions. So thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.